हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है इसमें हम टी.एस. इलियट की बहुत फेमस पोएम द वेस्टलैंड के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। वो पोएम किस बारे में है? ये जो पोएम है ये काफ़ी लंबी है, इसके बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स हैं और काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेज का इसमें यूज़ किया हुआ है। पहले कि हम पोएम की एनालिसिस शुरू कर दें, मैं आपको इस पोएम के बारे में कुछ बताना चाहूँगी जिससे आपको समझ में आए कि हम आगे क्या क्या एक्सपेक्ट करने वाले हैं इस पोएम में। तो सबसे पहले हम वेस्टलैंड का मतलब समझते हैं। वेस्टलैंड यानी ऐसी बंजर जगह जहाँ कुछ उगता नहीं है। तो जो ज़मीन या धरती हम जिसे कहते हैं, धरती की सार्थकता इसी में है कि उसमें कुछ उगे। अगर वहाँ कुछ उग नहीं रहा है तो वो धरती बंजर है, वो फिर ज़मीन किसी काम की नहीं है। तो यहाँ वेस्टलैंड जो बंजर ज़मीन है उसको टी.एस. इलियट ने कंपेयर किया है हमारी आज की जो दुनिया है, जिसे रिलीजन से स्पिरिचुअलिज्म से कोई लेना देना नहीं है। उसका सारी मोरालिटी ख़त्म हो चुकी है, उन्हें सिर्फ अपने मन में जो आ रहा है वो चीज़ें करनी है, जिसको जो सोसाइटी सेक्स को बहुत फिजिकल सेटिस्फैक्शन का मोड मान के चलती है और उन्हें भगवान से या सच्चाई से, ऑनेस्टी, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। अब इस पोएम के बारे में आपको कुछ चीज़ें जो देखने के लिए मिलेंगी वो ये है कि इसमें अचानक से सीन चेंज होते हैं, स्टैंजा चेंज होता है और सीन चेंज हो जाते हैं। ये आपको थ्रू आउट द पोएम देखने के लिए मिलेगा और सीन के साथ साथ ही जो नरेटर है वो भी चेंज हो जाता है। कभी नरेटर जो है वो एक आदमी हो जाता है, कभी पोएट हो जाता है, कभी कोई सेंट हो जाता है, कभी आदमी औरत का जो एक मिश्रण है, एक दूसरा कैरेक्टर वो हो जाता है और हमें कहीं पे भी कुछ हेड्स अप नहीं दिए जाते कि हमारा नरेटर चेंज होने वाला है। तो सडनली आपको समझ पाना कि अभी तक कौन बात कर रहा था और अब कौन बात कर रहा है थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, बट कोई नहीं, हम लोग यहाँ हैं, हम समझेंगे साथ में। बट ये डिफ़िकल्टीज आप फेस करेंगे। इसके अलावा बहुत ही स्ट्रॉन्ग एल्यूजन और इमेजरी उन्होंने यूज़ की है। बहुत सारे अलग अलग उनके जो पसंद के पोएम्स और ड्रामास थे, जो उनके फेवरेट राइटर्स थे, उनको उन्होंने कोट किया है। सडनली आउट ऑफ नोवेयर आप कुछ रीड करें और कोई एक लाइन आ जाएगी शेक्सपियर के ड्रामा से, या कोई एक लाइन आ जाएगी जो कोई फेमस ब्रिटिश स्कूल्स में जो पोएम पढ़ाई जाती है वहाँ से सडनली कोई एक लाइन आ जाएगी, किसी पोएम से कोई लाइन आ जाएगी। इसके अलावा वो सारी लाइन सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं है, आपको कोई फ्रेंच लाइन, कहीं जर्मन भी ऐड किया हुआ है, कहीं रशियन लैंग्वेज ऐड की हुई है। तो ये सबको समझ पाना थोड़ा कहीं ना कहीं क्रिटिकल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है, बट हम लोग इसको समझने की यहाँ कोशिश करेंगे। अब जैसे कि टी.एस. इलियट की आदत है कि वो अपने जो फेवरेट राइटर्स हैं उनको कोट करते हैं, हम भी करते हैं। हमें जब कोई भी लाइन अच्छी लगती है किसी भी ड्रामा या पोएम से तो हम उसे कोट करते हैं। वैसे ही टी.एस. इलियट भी वैसा का वैसा उठा के इन लाइन्स को इन पोएम में डाल देते हैं। पोएम की अगर थोड़ी बहुत हिस्ट्री की बात करूँ तो ये जो पोएम है ये बहुत अलग अलग पार्ट्स में लिखी गई थी। ये एक साथ नहीं लिखी थी कि टी.एस. इलियट बैठ और उन्होंने पूरी पोएम एक साथ लिख डाली, नहीं। इसकी पब्लिकेशन भी बहुत अलग अलग हुआ, एक के बाद एक, कहीं किसी और कहीं पे आया, कहीं कहीं और आया। तो थोड़ा बहुत मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ कि कैसे ये थोड़ा थोड़ा करके आया। इसके जो फ्रैगमेंट्स थे, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स, वो मैगजीन जिसका नाम था क्राइटेरिया, उसमें 1922 में अक्टूबर में पहला उसका जो फ्रैगमेंट है वो आया था। फिर इसका जो अमेरिकन वर्जन है वो उसी साल नवंबर में आया। इसका जो ब्रिटिश वर्जन है वो 1923 में आया और जो फ्रेंच वर्जन है वो 1947 में आया। तो सोचिए उसको कितना टाइम लगा, एक साल में नहीं, इतने ऑलमोस्ट 10-20 साल में थोड़ा थोड़ा करके ये पोएम अलग अलग तरीके से आई। जो टी.एस. इलियट थे उन्होंने पहले सोचा हुआ था कि ये एक सीरीज ऑफ पोएम की तरह आएगी, यानी जैसे इस मैगजीन में इस महीने ये छाप दी फर्स्ट पार्ट, फिर दूसरे महीने दूसरा पार्ट, इस तरीके से उन्होंने सोचा था। लेकिन उनके जो असिस्टेंट और फ्रेंड थे एजरा पाउंड, उन्होंने कहा कि नहीं, ये पोएम जो है ये एक सिंगल सीक्वेंस में होनी चाहिए। उन्होंने इस पोएम की बहुत एडिटिंग भी की है, बहुत सारी एडिटिंग की है और इसीलिए बहुत सारा जो पार्ट है वो कट कट के कम भी रह गया। तो एनीवे, जो एजरा पाउंड थे उन्होंने परसुएट किया कि नहीं, ये जो पोएम है ये एक सिंगल सीक्वेंस में ही आनी चाहिए। और क्योंकि ये सारे जो पार्ट्स हैं अगर ये एक साथ हैं 5 पार्ट्स तो उनका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इफ़ेक्ट होगा, लोगों को समझ में आएगा। इसीलिए फिर ये जो पोएम है उसको एक सिंगल सीक्वेंस में उन्होंने डाला। फिर एजरा पाउंड ने कहा था कि हमें ये जो पोएम है इसकी एडिटिंग करनी पड़ेगी, इसीलिए जो डेथ बाय वाटर है ये पार्ट आपको सिर्फ एक स्टैंजा का, बहुत छोटा सा 7 लाइन का पार्ट है, उतना ही छोटा सा वो पोएम है वो पार्ट, क्योंकि एजरा पाउंड ने उसे बहुत हेविली एडिट किया था। इसके अलावा द फायर सरमन भी एजरा पाउंड ने एडिट किया हुआ है। पोएम थी और ज़्यादा लंबी थी और ये जो पोएम है मोस्टली टी.एस. इलियट ने इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड में लिखी है और पूरा जो एडिट किया हुआ है वो एजरा पाउंड ने उन्हें एडिट, जो पूरी पोएम है एजरा पाउंड ने एडिट की हुई है। इस पोएम के टोटल 5 पार्ट्स हैं, उनका नाम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला पार्ट है द बरियल ऑफ द डेड, दूसरा पार्ट है अ गेम ऑफ चेस, तीसरा पार्ट है द फायर सरमन, चौथा पार्ट है डेथ बाय वाटर एंड जो 5वां एंड आखिरी पार्ट है वो है व्हाट द थंडर सेड।
इसकी थीम की अगर बात की जाए, द वेस्टलैंड की थीम की बात, तो सबसे पहला है, उसकी 3 थीम्स है मेनली। तो सबसे पहला वाला जो थीम है वो है द वेस्टलैंड ऑफ रिलीजन वेयर देयर आर नथिंग बट वाटर। कि रिलीजन जो है ख़त्म होता जा रहा है और लोगों के पास पानी नहीं है। पानी एज इन रिलीजन वाले जो उनको प्यास लगी हुई है, वहाँ पे कहीं पे भी पानी नहीं है। फिर जो वेस्टलैंड ऑफ स्पिरिट, जो स्पिरिचुअलिज्म की हम बात करते हैं, ऊपर वाले से जो हमारा एक पर्सनल कनेक्शन होता है, वो चीज़ भी नहीं है। वो भी लोगों को स्पिरिचुअल प्यास लगी है लेकिन पीने को पानी नहीं है। और जो तीसरा है द वेस्टलैंड ऑफ रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट। तो जो सेक्स है वो सिर्फ एक फिजिकल सेटिस्फैक्शन का मोड बन गया है रादर देन द सोर्स ऑफ रीजनरेशन। लोग सेक्स करें क्योंकि उनको अच्छा लगता है, बजाय कि बच्चे पैदा करने के लिए। उनका सारा ध्यान सिर्फ सेक्स में ही लगा हुआ है कि हाँ ये करो और ख़त्म करो। अब जैसे कि हमारे इग्नू की बुक्स में दिया हुआ है, मैं वहाँ से रीड करूँगी। द पोएट कम्युनिकेट्स to the reader his own sense of anarchy and fertility that he finds everywhere in the contemporary world. He has no intention of expressing the delusionment of an entire generation. पोएम में कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए हैं अगर उसकी बात की जाए, तो इमेजरी, बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी डेथ की उन्होंने यूज़ किया है। पर्सोनिफिकेशन बहुत जगह यूज़ किया है। और अल्यूजन जो है बहुत सारी जगह आपको देखने के लिए मिलेगा। अल्यूजन टू मैथोलॉजी, रिलीजन और दूसरी जो अलग अलग पोएम्स हैं वहाँ से अल्यूजन लिए हुए हैं। जो वेस्टलैंड है ये मेनली कंसर्न है बैरननेस को लेके, यानी बंजर जो ज़मीन हो जाती है, जो अपनी फर्टिलिटी खो देती है और उसमें कुछ भी उग नहीं सकता है, और उसमें जो जानवर या क्रॉप्स है वो भी नहीं रह पाते हैं। तो ऐसी जो ज़मीन है उसको रिजुविनेट होने की ज़रूरत है, उसको वापस नया सा होने की ज़रूरत है। लेकिन उसको ठीक करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ एफर्ट्स देने पड़ेंगे। कोई भी चीज़ जब ख़राब होती है तो वो अपने आप ठीक नहीं हो जाती, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, तभी जाके वो ठीक होती है। टी.एस. एलियट जो है इसमें उन्होंने इस पोएम में 2 तरीके की लाइफ की बात की है और 2 तरीके की डेथ की। डेथ इन लाइफ एंड लाइफ इन डेथ, ये भी आपको इस पोएम में देखने के लिए मिलेगा। तो अब हमारे जो पोएम है इसमें जो पार्ट्स हैं, किस पार्ट में हमें किस किस बारे में देखने मिलेगा, मैं उसकी बात करूँगी, उसके बारे में आपको बताऊंगी। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बार याद दिला देती हूँ कि एज़ यूजुअल मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक्स ऐड की हुई हैं। मैंने 2 स्मॉल पीडीएफ्स हैं, उनकी भी लिंक यहाँ ऐड की है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपको डिटेल में इस पोएम के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। इग्नू की बुक्स की लिंक तो मैं डाल ही रही हूँ, वो बहुत अच्छे से समझाया हुआ उन्होंने, लेकिन उसके अलावा भी 2 एक्स्ट्रा पीडीएफ मैंने ऐड की है फॉर बेटर क्लैरिफिकेशन, तो आप वहाँ से उसको रेफ़र कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो अब हम यहाँ से जो 5 पार्ट्स हैं उनका शॉर्ट में जिस्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी और बताऊँगी कि आपको इसमें कौन कौन से सीन्स देखने के लिए मिलेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है बरियल ऑफ द डेड। ये जो सीन है ये जस्ट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का सीन है और इसीलिए जो इमेज है, जो विजन्स है वो काफ़ी हॉरिफाइंग है। जो पहली लाइन ही हमारी शुरू होती है वो इससे होती है कि अप्रैल इज़ द क्रूएलेस्ट मंथ, और जो है कैंटरबरी टेल्स के ऊपर एक तरीके से मॉक कर रहे हैं वो। तो इसके साथ वो शुरू होती है और बहुत हॉरिफाइंग सी इमेजेस के बाद वो मैडम सोसोस्टेरिस की बात करते हैं, जो कि एक क्लेयरवॉयंट है, जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है, लेकिन वो भी फेक है, उसे सच में कुछ नहीं आता है, उसको कोई फ्यूचर वो देख नहीं सकती है। फिर वो अनरियल सिटी की बात करते हैं, जहाँ पे जो लोग हैं वो सिर्फ अपनी मंडेन लाइफ जी रहे हैं, कुछ भी बस जो है वो चला जा रहा है, उनकी ज़िंदगी चली जा रही है और उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि उन्हें सच्चाई से कोई मतलब नहीं रह गया है। और इसमें बहुत सारे सिंबल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि जो क्लेयरवॉयंट है मैडम सोसोस्टेरिस, उन्हें क्राइस्ट वाला कार्ड नहीं मिलता है। फिर जहाँ वो कहती है कि डेथ बाय वाटर, फियर डेथ बाय वाटर, इसका ही रेफरेंस आपको इसके 4th पार्ट में देखने के लिए मिलेगा, जहाँ उस आदमी की डेथ हो जाती है पानी में डूबने से। ये जो है हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट जो है वो है अ गेम ऑफ चेस, जिसका कि नाम जो है टी.एस. एलियट ने एक प्ले से लिया हुआ है। प्ले में जो है औरतों की जो कंडीशन है उसके बारे में बात की गई है। तो एक हायर क्लास औरत की बात की गई है और दूसरा जो है वो लोअर क्लास एक औरत है, उसकी बात की गई है। तो जो हायर क्लास औरत है वो अपने लवर को सिड्यूस करने की कोशिश कर रही है। उसका जो लवर है वो सोचना चाहता है कुछ स्पिरिचुअलिज्म के बारे में, लेकिन ये जो औरत है वो नहीं चाहती, वो चाहती है कि उसका जो लवर है वो उससे बात। पोएम में जो है उन्होंने फिलोमेल की बात की गई है, उसकी स्टोरी भी हमें बताई गई है। उसकी स्टोरी नहीं बताई है पोएम में, उसका रेफरेंस दिया हुआ है, बट उसकी स्टोरी मैंने अपनी वीडियो में बताई हुई है। इन सारे वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड किया, आप वहाँ से देख सकते हैं। अमीर घर की औरत है, ये अपने लवर को सिड्यूस कर रही है, और जो सेकंड वाला सीन है उसमें जो लिल के फ्रेंड्स है वो उसके बारे में बात कर रहे हैं,
और उसकी जो फ्रेंड है वो उसको समझा रही है कि तुम अपने पति के आने से पहले अपने आप को सुंदर कर लो, वरना वो तुम्हें छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा, और अगर तुम उसे खुशी नहीं दोगी तो कोई और उसे खुशी देगा। और हमें थोड़ा बहुत ये भी देखने के लिए मिलता है कि ऐसे चांसेस हैं कि ये जो औरत अपनी फ्रेंड को सजेस्ट कर रही है, शायद इसका ही चक्कर इसके पति के साथ, इसके दोस्त के पति के साथ चल रहा है, और फिर भी वो उसको दुनिया भर का ज्ञान दे रही है। तो वो दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इतना नीचे गिर चुके हैं कि उनके लिए सेक्स या अट्रैक्शन ये सब चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, वो उसको ही तवज्जो देते हैं और दूसरी चीज़ों से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। जो हायर चीज़ें हैं, जो इससे ऊपर उठी हुई चीज़ें, उससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर जो हमारा तीसरा पार्ट है वो है द फायर सरमन। तो जो फायर सरमन है, इसमें जो गौतम बुद्धा ने जो प्रीचिंग्स दी थी अपने डिसिपल्स को, और जो सारी बुरी चीज़ें जिसे उन्होंने दूर रहने के लिए कहा था, उस सब के बारे में हमें यहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसमें जो है टी.एस. इलियट ने, स्पेंसर ने जो प्रोथैलेमियन लिखा था उससे, और एंड्रू मार्वल की जो टू हिज स्क्वायर मिस्ट्रेस है, उनकी कुछ कुछ लाइन्स ली है और कहीं कहीं उनको अपने हिसाब से थोड़ा बदल दिया है। ये जो है काफ़ी लंबा, ये सबसे ज़्यादा लंबा पोएम का पार्ट है अभी तक, जो पांचों पार्ट है उसमें सबसे ज़्यादा लंबा यही है। और इसकी इमेजेस भी काफ़ी हॉरिफाइंग है। लाइक जब आप रीड करेंगे तो राटलिंग बोन्स, क्योंकि जो वर्ल्ड वॉर में जो लोग मर गए थे, जिन्हें प्रॉपरली फ्यूनरल भी नहीं मिला था, उन्हें दफनाया भी नहीं गया था ढंग से, उनकी हड्डियाँ यहाँ वहाँ पड़ी हुई हैं, और जब चूहे चलते हैं तो वो हड्डियाँ राटल करती है, एक दूसरे के साथ रगड़ती है, खड़खड़ाती है, तो उसकी आवाज़ें आती हैं। और एक जो चूहा है वो यहाँ से वहाँ रेंग रहा है, उसकी बेली को घसीट रहा है। बहुत काफ़ी डरावनी सी इमेजेस हैं। और जो स्वीनी और पोर्टर है, जो स्वीनी करके कैरेक्टर, एक रिकरिंग कैरेक्टर उनके बहुत सारे प्लेज और पोएम्स में आया हुआ है, और मिसेस पोर्टर सेम, जो कि एक ब्रॉथल चलाती हैं, उनकी वहाँ की वो मैडम है, उनके बारे में बात की गई है। और उसके अलावा एक जो आदमी है वो आके इन्हें सजेस्ट करता है, जो पोएट है उनको आके सजेस्ट करता है कि चलो तुम और मैं, हम लोग इस होटल में जाके रुकेंगे और फिर एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त बिताएंगे। तो ये जो आदमी है ये होमोसेक्सुअल है, और वो उन्हें सजेस्ट करता है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में रहेंगे, वक्त बिताएंगे, तुम चलो मेरे साथ। तो उसका भी उसके बारे में भी इस पोएम में बताया गया है। उसके बाद में जो नेक्स्ट सीन है उसमें क्लर्क और टाइपिस्ट की स्टोरी बताई गई है, जहाँ पे जो क्लर्क है वो बहुत ही सेल्फिश एक आदमी है, बहुत प्राउड है, और वो इतना कोई अमीर, कुछ बड़े घर का नहीं, कुछ बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा घमंड है अपने ऊपर। और जो टाइपिस्ट है वो भी ऐसी औरत है कि उसको ये आदमी आता है, उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करता है, उसको नहीं करना है, वो उसके साथ करता है, लेकिन फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और वैसे ही कि चलो एटलीस्ट ये ख़त्म तो हो गया, और फिर वो अपने काम में वापस लग जाती है। तो आप देख रहे हैं कि जो मंडेन लाइफ है, जो हमारी आज की दुनिया है, इन लोगों को किसी भी चीज़ से फ़र्क ही नहीं पड़ता है। इसके बाद इसी जो पोएम है, यही जो पार्ट है फायर सरमन, इसका जो नेक्स्ट सीन है वो है जो डॉटर है थेम्स की, जो थेम्स नदी की 3 बेटियां हैं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं कि आज जो हो रहा है उसके बारे में वो बताती हैं। इसके बाद में जो है हमारा फोर्थ पार्ट जो है वो है डेथ बाय वाटर। ये सबसे छोटा पार्ट है, क्योंकि जो एजरा पाउंड थे उन्होंने इस पार्ट की बहुत हेवीली एडिटिंग की थी, बहुत हेवी इसकी एडिटिंग हुई थी, इसीलिए हमें सिर्फ लाइक एक ही सीन में ये पूरा जो पार्ट है ये ख़त्म हो जाता है। तो ये जो डेथ बाय वाटर है, इसका एक्चुअल में जो है टी.एस. इलियट ने एक फ्रेंच पोएम लिखी थी, दॉन ले रेस्टोरेंट। ये उसका एक तरीके से आप कह लीजिए कि इंग्लिश ट्रांसलेशन है। इसमें एक फोनीशियन सेलर है जो कि पानी में डूब के जिसकी मौत हो जाती है। अब उसको मर के 14 दिन हो चुके हैं, उसका जो बॉडी है वो अंदर डूब चुका है, और उसको जितना भी नफ़ा नुकसान ज़िंदगी में उसने जो भी कुछ किया था कि ये मेरे फ़ायदे के लिए, ये मेरे नुकसान के लिए, ये सब चीज़ें अब सब खत्म हो गई है। अब इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और फिर टी.एस. इलियट एंड में ये कहते हैं कि तुम सारे लोग जो तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत लंबे हो, इन शॉर्ट कि तुम बहुत बहुत कुछ तुम हो, तुम अपने आपको 30 मार खान समझते हो, ये बात जान लो कि एट दी एंड तुम सब मर जाओगे और कुछ भी काम में नहीं आएगा। और फाइनली जो हमारा लास्ट पार्ट है, व्हाट द थंडर से, कि ये सारी प्रॉब्लम्स तो हैं, अभी तक उन्होंने जो जो बताया कि इस वेस्टलैंड में जो इतनी सारी परेशानियां हो रही है सब कुछ है, अब इसका सल्यूशन क्या है। ये जो पार्ट है इसके लिए कहा जाता है कि ये बिल्कुल भी एडिट नहीं किया गया था, इसको मोस्टली वैसा का वैसा रखा हुआ है जैसा कि टी.एस. इलियट ने लिखा था। ये जो पार्ट है, 5th पार्ट, इसमें हमें होली ग्रेल के बारे में बात की गई है, लेजेंडरी क्वेस्ट की बात की हुई है, और जहाँ पानी नहीं है, क्राइस्ट की डेथ हो चुकी है और उनके जो डिसिपल्स हैं वो उन्हें ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और जो उनका डिसिपल है वो कहता है कि हम तो 2 ही हैं और हमारे साथ ही तीसरा कौन चल रहा है, क्योंकि मुझे तीसरा इंसान भी दिख रहा है, और वो जो है असल में वो क्राइस्ट उनके साथ में चल रहे हैं।
और फिर फाइनली जो है टी.एस. इलियट ने ईस्ट और वेस्ट को मिला के जो आंसर दिया इन सारी प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन का, वो है उपनिषद में जो हमें दिए हुए हैं जवाब, वो है दत्ता, दयाद्वम एंड दमयता। यानी कि दत्ता यानी देना, दयाद्वम यानी कि सिंपैथी रखना दूसरों से, और दमयता यानी सेल्फ कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करना। इन सारी चीज़ों को टी.एस. इलियट ने समझाया है। और साथ ही इस पार्ट में उन्होंने पहले के जो 4 पार्ट हैं उसमें जो जो चीज़ें उन्होंने कही थी उनका रेफरेंस याद दिया है, ताकि वो फाइनली ये सारी 5 पोएम को एक तरीके से बांध सके, एक सुई में पिरो सके। तो एट द एंड जो है सब कुछ जो रिजल्ट हमें मिलता है वो बहुत ही सुंदर सा खूबसूरत सा रिजल्ट मिलता है। सारी पोएम्स को एक साथ उन्होंने वहाँ बांध दिया है। तो आई होप अब आपको समझ में आ गया हो कि हम आगे इस पोएम में क्या क्या पढ़ने वाले और हमें क्या क्या एक्सपेक्ट करने के लिए चीज़ें मिलेंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अब जो सारे 5 पार्ट्स हैं उनकी डीप एनालिसिस, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन मैंने किया हुआ है, जिनकी लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ। आप बिल्कुल वहाँ से चेक कीजिए, सारे पोएम्स को चेक कीजिए, और सारे जो नोट्स हैं एज यूजुअल मैंने हर वीडियो में उनकी लिंक्स नीचे डाली हुई है। प्लस मैंने 2 एक्स्ट्रा PDF ऐड की हुई है, वो भी आपको हर वीडियो के नीचे देखने के लिए मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से उसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं अच्छे से। तो ये पोएम थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, लेकिन उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और आपको सीख देने वाली है। सिर्फ सिलेबस के लिए नहीं, आप वैसे भी पढ़ेंगे तो आपको कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और जो पोएम ख़त्म होती है ऑन द नोट ऑफ शांति, पीस, शांति 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 से जो पोएम ख़त्म होती है, ये आपको अंदर से बहुत अच्छा फील कराएगी। तो आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर कोई पोएम है जो आप चाहते हैं कि मैं कवर करूं, या कोई कुछ भी और चैप्टर्स हैं जो आप चाहते हैं मैं कवर करूं, तो मुझे ज़रूर बताइए। आई होप टू सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।